पुराने समय की बात है। मगध राज्य में मंत्री पद के आवेदन चल रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस मंत्री पद के लिए आवेदन कर रहे थे। भला नगर का कौन सा प्रतिष्ठित आदमी होगा जो राज दरबार में मंत्री पद हासिल नहीं करना चाहेगा। इसलिए नगर के कई प्रतिष्ठित लोग इस पद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। ऐसा ही एक युवक था संतोष, मन का एकदम साफ युवक, दूसरों की मदद करने वाला, हर जरूरतमंद की सेवा करने वाला। ये सीख उसने अपने माँ बाप से भली भांति ले ली थी। इसलिए उसकी नगर में काफी इज्जत थी, काफी रुतबा था। भला इंसान होने के साथ साथ संतोष में और भी गुण थे, जैसे कि उसका वाक गुण। वह जब बोलता था तो लोग सुनते ही रह जाते थे। उसके भाषण, उसके वक्तव्य सभी को प्रभावित कर देते थे। ये कला उसमें बचपन से ही थी और समय के साथ साथ उसने अपनी इस कला को और भी कहीं ज्यादा निखार लिया था। ऐसा नहीं था कि मंत्री पद के लिए आवेदन करने वाले दूसरे युवकों में किसी गुण की कोई कमी थी। उसके प्रतिद्वंदी भी किसी से कम नहीं थे। वह भी अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन संतोष में बोलने की ताकत दूसरों से कहीं ज्यादा थी। वह जब बोलने लगता था तो लोग उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते थे और मंत्री पद के लिए यही गुण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था। यही गुण आपको मंत्री पद दिला सकता है। अगर आप अपने भाषण, वक्तव्य से अपनी जनता और अपने नगर के लोगों को प्रभावित कर देते हैं तो आप मंत्री पद के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। और इसी कारण से संतोष का रुतबा पूरे नगर में फैला हुआ था और उसकी प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा नगर में फैलाने के लिए उसके दोस्त, उसके चाहने वाले भी जी जान एक करके लगे हुए थे। उन्हीं दोस्तों में संतोष का एक दोस्त था, विपिन। विपिन संतोष का बचपन का मित्र था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन संतोष की तरह विपिन उस नगर का कोई प्रतिष्ठित युवा नहीं था। एक साधारण से परिवार से था वह, और ना ही उसमें भाषण देने और वक्तव्य पेश करने का कोई कौशल था। वो सिर्फ अपने दोस्त संतोष को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहा था और संतोष भी इस बात से भली भांति परिचित था। वह अच्छी तरह जानता था कि विपिन मुझे जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है और इस कारण संतोष अपने दोस्त विपिन की बहुत इज्जत करता था और अपने सारे दोस्तों में उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता था। और जल्द ही वह समय भी आ गया जब आवेदन होने वाला था और इसके बाद मंत्री पद के आवेदन के लिए जो परिणाम सामने आया उसको देखकर संतोष फूले नहीं समाया, क्योंकि उसने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उस नगर में कोई भी कभी भी इतने वोटों से नहीं जीता था जितना कि संतोष जीता था। संतोष अपनी इस जीत से फूला नहीं समा रहा था। जब मगध के सम्राट ने जनता को वक्तव्य देने के लिए संतोष को ऊपर बुलाया तो संतोष ने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संतोष पर अपना भरोसा दिखाया था। और साथ ही साथ उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विपिन को भी संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत विपिन के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं विपिन का बहुत आभारी रहूंगा और विपिन जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे कोई कैसे हरा सकता है। इस वक्तव्य से पहले विपिन को ना तो सम्राट जानते थे और ना ही वहां की जनता जानती थी। इस वक्तव्य के बाद सब लोग विपिन को पहचानने लगे थे और धीरे धीरे समय बीतता रहा
और अब संतोष दरबारियों के मंत्रियों में एक अहम दबदबा रखता था। सम्राट उसके विचार और सलाह को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन एक अच्छा इंसान होने की वजह से संतोष अपने दोस्त विपिन को अपने साथ ही रखा करता था और कोई भी सलाह मशवरा करना हो तो वह विपिन की सलाह जरूर लिया करता था। इसी वजह से विपिन का रुतबा धीरे धीरे संतोष से ज्यादा बढ़ने लगा और सम्राट भी संतोष की सलाह से ज्यादा विपिन की सलाह को तवज्जो देने लगे थे। इस बात से संतोष के मन में कभी भी कोई भी घृणा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वह तो विपिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था और वह खुद चाहता था कि विपिन अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा, या यूं कहे इंसान बदलने लगा, और जो विपिन संतोष का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसी ने संतोष को उस गद्दी से हटाकर खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। इस बात से किसी को कोई परहेज नहीं था, क्योंकि विपिन बहुत ही वाक चतुर था। वह ऐसी ऐसी सलाह सम्राट को देता था कि सम्राट भी उससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके, और सम्राट ने भी जब विपिन को संतोष का पद लेने के लिए कहा तो विपिन के रास्ते की सारी बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो गई। अब मंत्री पद की गद्दी पर संतोष की जगह विपिन विराजमान हो चुका था और धीरे धीरे विपिन ने अपने दोस्त संतोष को राज दरबार और अपने आप से दरकिनार कर दिया। अब संतोष के लिए उस राज दरबार में कोई जगह नहीं थी। उसे राज दरबार के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। जब संतोष ने अपने दोस्त विपिन से मदद मांगी तो उसने उसे यह कहकर मना कर दिया कि दोस्त, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यह सब हमारे सम्राट का फैसला है, और भला मैं अपने सम्राट की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और यह कहकर विपिन राज दरबार के अंदर चला गया और संतोष वहीं पर बाहर खड़ा रहा, अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठ गया। इसके साथ ही बैठ चुका था उसका अपना दिल, जिससे उसके दोस्त ने ही तोड़ दिया था। विपिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना जीना ही व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि नगर में अब हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। और एक दिन संतोष ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में नगर में कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, संतोष निकल चुका था आत्महत्या करने के लिए। उससे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने कदम जल्द से जल्द बढ़ाता हुआ एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। उसकी योजना थी कि वह उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन जब वह कूदने जा रहा था तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। वह उसे देखते ही समझ गए थे कि संतोष अपनी आत्महत्या करने जा रहा है, इसलिए उसने उसे पीछे से पुकार कर पूछा कि भंते, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? यह सुनकर विपिन ने पीछे पलटकर देखा तो क्या देखता है, एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु एक लकड़ी के सहारे वहां पर खड़े हैं और उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत सा तेज था। संतोष दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सोचा कि मरने से पहले कम से कम एक अच्छा काम तो कर ही देता हूँ, और यही सोचकर पास के तालाब से उस बौद्ध भिक्षु के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में वह पानी का घड़ा भरकर वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। उसने वापस आकर उस बौद्ध भिक्षु को पानी पिलाया और कहा, हे भंते, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, शायद यही मेरी जिंदगी का आखिरी कर्म कहलाएगा। और यह सुनकर उसी पहाड़ी की ओर चलने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे से पुकार कर कहा,
कि हे बंते, जब तुमने निश्चय ही कर लिया है कि तुम्हें आत्महत्या करनी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन आत्महत्या तो तुम कुछ क्षण बाद भी कर सकते हो। क्या तुम कुछ क्षण मुझ अकेले आदमी को दे सकते हो? क्या तुम कुछ क्षण मेरे साथ बैठ सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें कर सकते हो? मैं बहुत दिनों से जंगलों में अकेला घूम रहा हूँ और अब इतने दिनों के बाद मुझे एक इंसान दिखा है। यह सुनकर संतोष कुछ सोचकर उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर विराजमान हो जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उससे आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं तो उस पर संतोष अपनी पूरी दास्तान उन्हें कह सुनाता है। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु संतोष की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि संतोष, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन इस संसार में जीने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना ही मायने नहीं रखता। उसके साथ साथ तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम एक अच्छा इंसान बनकर यह कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर किसी पद की जिम्मेदारी है, उस पद की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। कभी भी अपने पद की सुरक्षा हेतु ये 7 बातें किसी को मत बताना, वरना तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ध्यान से सुनना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपनी आमदनी। अगर तुम किसी को अपनी आमदनी बता देते हो, उस आदमी की अपेक्षा आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब आपका वह दोस्त आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद नहीं कर पाते तो उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि इतनी आमदनी होने के बावजूद भी मेरा ये दोस्त मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। और इसी के साथ साथ आमदनी ठगों और चोरों को भी आकर्षित करती है। ठग और चोर अपना शिकार बनाने के लिए आपके पीछे पीछे चलेंगे और नई नई योजनाओं के तहत आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए याद रखना, जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक आवश्यकता ना हो, अपनी आमदनी किसी को भी मत बताना। अपने परिवार वालों से या जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसके परिवार को आमदनी बताना गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अपनी आमदनी बताना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है परिवार के झगड़े। जब तुम अपने परिवार के झगड़ों के बारे में अपने किसी दोस्त या किसी बाहर वाले पुरुष या स्त्री को बताओगे तो वह लोग तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो, तुम नीचे आ जाओ और वह तुमसे ऊपर उठ जाए। इसलिए वह तुम्हारे घर में झगड़े कम करने की बजाय उन झगड़ों को ज़्यादा उकसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने घर के झगड़ों का निवारण तुम्हें ही स्वयं करना होगा। बाहर के आदमी से पूछना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तीसरी बात जो इंसान को अपनी पत्नी से भी नहीं बतानी चाहिए वह है खुद की गलतियाँ, अतीत में हुई गलतियाँ। अगर आप अपनी गलतियाँ दूसरों को बताएंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे या किसी को भी बताएंगे तो वो लोग धीरे धीरे समय के साथ साथ आप पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह ये सोचेंगे कि आप इतनी गलतियां कर चुके हैं और वह तो धुले हुए हैं और उन्होंने तो कोई गलतियां नहीं की है। इसलिए वह अपने आप को आपसे ऊपर आंकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अपनी गलतियां बताने का एक बुरा नतीजा यह भी हो सकता है कि कल को अगर आपके दोस्त के साथ आपकी दुश्मनी हो जाए तो वही दोस्त आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को
दुनिया के सामने उजागर कर देगा। चौथी बात जो इंसान को किसी दूसरे आदमी को नहीं बताना चाहिए वह है अपना लक्ष्य। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह अपने मन में रखिए, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य दोस्तों को बता देंगे तो वही लोग आपके मार्ग में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अगर वह अड़चन पैदा नहीं भी करते हैं तो अगर कल आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, आप उनकी नज़र में एक मजाक का पात्र बनकर रह जाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में जब तक वह पूरा ना हो जाए किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात जो आदमी को अपने मन में ही रखनी चाहिए वह होती है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अगर हम दूसरों को बताएंगे तो जाहिर है कि मौका पड़ते ही वह हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर हम अपनी ताकत दूसरों को बताएंगे तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर हमारी ताकत पता चल जाएगी तो वह इसका काट जरूर ही ढूंढ लेंगे। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। छठी बात जो आदमी को दुनिया से छुपानी चाहिए वह किया हुआ दान। अगर आप किसी को दान दिया करते हैं तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। अपने दान का ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप दिए हुए दान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वह दान न रहकर आपका लालच बन जाता है, आपकी प्रतिष्ठा का मार्ग बन जाता है। इसलिए अपने दान को जितना गुप्त होकर करोगे उतना ही आपको भलीभूत करेगा। इसलिए एक कहावत है कि अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। सातवीं बात जो आदमी को सबसे छुपानी चाहिए वह अपने दोस्त, दुश्मन और आपकी प्रेमिका है। अगर आप दुनिया के सामने अपने दोस्त, अपने दुश्मन और अपनी प्रेमिका के बारे में ढिंढोरा पीटोगे तो आपके विपक्षी उन्हीं लोगों को आपके खिलाफ करके आपका फायदा उठा सकते हैं। वह आपके दोस्त को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर सकते हैं, आपके दुश्मन को आपके खिलाफ और भी ज्यादा भड़का सकते हैं और आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। इसलिए ध्यान रखना इन 7 बातों को कभी भी किसी को मत बताना, वरना तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर आप इन 7 नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा और संसार में आप एक प्रतिष्ठित आदमी बनकर सदैव के लिए जी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुन लेने के बाद संतोष का मन अब बहुत ही आनंद से भर गया था और उसने अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।